नमस्कार, मेरा नाम है पलाश कुमार। स्वागत है पलाश ट्यूब पर। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा उन सभी अभ्यर्थियों का इंतज़ार खत्म कर दिया गया है जो तैयारी कर रहे थे या फिर वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे चतुर्थ स्थानक स्तरीय संयुक्त स्तरीय परीक्षा का। तो मतलब कि जिसको हम आसान भाषा में कहते हैं बिहार SSC CGL, जो कि 4th है। ठीक है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 18 अगस्त से स्टार्ट होगी और 17 सितंबर तक आपका चलेगा। इसके बाद वेबसाइट दिया गया है, यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं bssc.bihar.gov.in। अब इस बार बात करेंगे हम शैक्षणिक अभ्यर्थियों की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पोस्ट और उसके जो डिटेल्स हैं। तो इसमें इस बार जो है 6 पोस्ट हैं। पहला सबसे प्यारा पोस्ट और सबसे फेवरेट पोस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग ASO, जिसको पुराने समय में जाना जाता था सचिवालय सहायक। लेवल 7 का पोस्ट है। किसी भी विश्वविद्यालय से आपका स्नातक होना चाहिए, कोई भी तकनीकी योग्यता नहीं चाहिए। उसके बाद है योजना सहायक, इंग्लिश बोले तो प्लानिंग असिस्टेंट, ये भी लेवल 7 का पोस्ट है और विश्वविद्यालय से सिर्फ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, इसमें भी कोई तकनीकी योग्यता नहीं चाहिए। अगर कनीय सांख्यिकी सहायक के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास कुछ खास योग्यता होनी चाहिए, जिसमें कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर वो है कि अगर आपने ग्रेजुएशन में मैथ सब्जेक्ट रखा होगा या फिर इकोनॉमिक्स रखा होगा या फिर वाणिज्य कॉमर्स रखा होगा या फिर सांख्यिकी स्टैटिक्स रखा होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और इसमें भी कोई तकनीकी योग्यता की खोज नहीं है। अगला है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C का पोस्ट है, जिसका लेवल जो है वो लेवल 6 है। इसमें जो है आपको क्या करना है, PGDCA अथवा BCA BSc अगर IT से आपने किया होगा, समकक्ष होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, या फिर अगर बीटेक हैं, इसमें क्लियरली साफ साफ इस पर मेंशन किया है बीटेक में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से किए होंगे या फिर बीटेक में IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किए होंगे तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो यही तकनीकी योग्यता आपका यही हो जाएगा, BCA IT। उसके बाद बात करें अगर हम अगले 2 पोस्ट जो है आपके ऑडिटर, तो एक ऑडिटर जो है वो वित्त विभाग का है और एक ऑडिटर जो है वो सहकारिता विभाग का है। ठीक है, दोनों ही लेवल का सेम लेवल का है पोस्ट, लेवल 5 का है। वित्त विभाग वाले में देखिए आपका जो पोस्ट है उसके एलिजिबिलिटी क्या है, वाणिज्य अर्थशास्त्र सांख्यिकी से विषय से मान्यता प्राप्त कोई भी विश्वविद्यालय से आपका स्नातक डिग्री होना चाहिए। और इसके साथ साथ वित्त विभाग के पत्रांग में दिया गया है कि स्नातक मुख्य रूप से नहीं होने की अनिवार्यता आवश्यक नहीं है। मतलब कि ये जो सब्जेक्ट्स है ये आपके सब्सिडियरी भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका चीफ मेन सब्जेक्ट या ऑनर्स सब्जेक्ट हो। इसमें साफ साफ लिख दिया है मुख्य विषय के रूप में होने की अनिवार्यता आवश्यक नहीं है, मतलब ये मेन सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपने फिजिक्स ऑनर्स किया है और आपके जो सब्सिडियरी में मैथ्स है, ठीक है, सब्सिडियरी सब्जेक्ट्स में अगर मैथ्स है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, लेकिन सहकारिता विभाग में देखिए उत्तीर्ण विश्वविद्यालय जो है वो गणित के साथ होना है और वाणिज्य से स्नातक होना है। तो हो सकता है कि इस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल ना हो, लेकिन मे भी हो भी सकता है कि हो। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। तो पोस्ट की संख्या देख लीजिए, तो सबसे पहले यहाँ पर एक बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया गया है कि 35% क्षैतिज आरक्षण जो है वो महिलाओं को दिया गया है, जो कि सिर्फ बिहार राज्य की निवासी होने चाहिए। ठीक है, अदर स्टेट के लिए तो UR का ही फाइटिंग है। ठीक है, अब बात करते हैं पहला पोस्ट जो है सहायक पदाधिकारी की। इसका जो विभाग है वो है सामान्य प्रशासन विभाग। तो इसके अंदर जो UR की पोस्ट है वो 572 है, जिसका 35% जो है लड़कियों के लिए आरक्षण है। तो 102 पोस्ट अनुसूचित जाति के लिए है और जनजाति के लिए 17 पोस्ट हैं। अत्यंत पिछड़ा जिसको हम लोग EBC बोलते हैं 101 पोस्ट है। पिछड़ा OBC वर्ग जिसको बोलते हैं उसको लोग 154 पोस्ट है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी अलग से एक पोस्ट इस बार कैटेगरी बनाया गया है, महिला पिछड़े वर्गों की महिला के लिए, जिसमें 12 पोस्ट हैं। तो ये 12 पोस्ट जो है इसके अंदर कोई महिला का आरक्षण नहीं होगा, ये स्पेशली पहले से ही दे दिए गए हैं। और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं EWS, उनके लिए 106 पोस्ट हैं, जिसमें कि आरक्षण के लिए महिलाओं को। तो इस प्रकार ESO की टोटल पोस्ट 1064 है, सभी जाति को मिला के, सभी कास्ट कैटेगरी को मिला के, जिसमें कि 368 पोस्ट सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, और जो भी उनके अदरवाइज वैकेंसीज होंगे बिलो, मतलब 65% होंगे, उसमें भी वो महिलाएं फाइट करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है,
अब बात करें अगले पोस्ट योजना सहायक की, तो इसमें 75 पोस्ट हैं यूआर के लिए, और SC/ST के लिए 0 पोस्ट है, ओबीसी के लिए, ईबीसी के लिए भी नहीं है। ओबीसी 3 पोस्ट हैं, 1 पोस्ट से वो महिलाओं के लिए आरक्षण है, ओबीसी की महिला, और 9 पोस्ट जो है वो आपके ईडब्ल्यूएस के लिए है। टोटल कुल मिलाकर 88 पोस्ट हैं, 30 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। कनीय सहायक एएसओ बीएसओ में सभी इधर देख सकते हो आप, यूआर SC/ST सभी के लिए 0 है। ओबीसी ईबीसी के लिए 2 पोस्ट हैं, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के, टोटल 5 पोस्ट हैं। इसमें महिलाओं के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, सिर्फ 5 पोस्ट जो है आपके ओपन फाइट का है, ठीक है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी में जो है सिर्फ और सिर्फ 1 पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें देखिए, अगर आपने आईटी वगैरह किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अंकेक्षक ऑडिटर जो वित्त विभाग पटना का है, उसके अंदर 30 पोस्ट यूआर के लिए है, SC/ST के 32 पोस्ट हैं, जिसमें कि एसटी में कोई पोस्ट नहीं है, 34 ओबीसी, 15 ईबीसी, और जो 125 पोस्ट हैं, इसमें अच्छी खासी पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए है, 125 पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ आप अगर देखें अगली पोस्ट अंकेक्षक वित्त विभाग या सहकारिता विभाग, तो इसमें 148 पोस्ट है यूआर, SC 9, ST 2, ठीक है। ओबीसी बीसी 8 और 9, 2 पोस्ट महिलाओं के लिए, जो पिछड़े वर्ग की महिला हैं 20 ईडब्ल्यूएस के लिए, और 198 पोस्ट जो है टोटल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें भी 13 और 20 मतलब 33 पोस्ट जो है आपके ईडब्ल्यूएस के लिए हैं एलिजिबल, 1 पोस्ट इसमें बस है ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कुल पोस्ट जो हमारे पास 1481 पोस्ट है, जिसके अंदर 510 पोस्ट पे सिर्फ और सिर्फ 30% आरक्षण दिए गए जो महिलाएं हैं वो फाइट करेंगी, और बाकी जो 65% सीट्स हैं उसके ऊपर सभी महिलाएं और पुरुष आराम से फाइट करेंगे अपने कैटेगरी और जाति वाइज, ठीक है। पहला नोट में है, मूल राज्य निवासी दिव्यांगजन की जो पात्रता है वही इसमें एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। बाकी 35% जो है आरक्षण जो है वो बिहार की मूल नागरिक होनी चाहिए। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, समझ में आ रहा बात। अब अगला पोस्ट अगर देखें हम, तो इसमें लिखा भी गया है कि ये टेंटेटिव है, मतलब कि यहाँ ये जो वैकेंसी है वो घट भी बढ़ भी सकती है। ये टेंटेटिव वैकेंसी जो है 1481 दिया गया है, भगवान करे घटे ना बढ़ ही जाए, ठीक है। अंतिम तिथि तक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा माध्यम के द्वारा जांच दी जाएगी और फाइनल वैकेंसी की जानकारी भी दे दी जाएगी, ऐसा उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो हम अब आगे चलते हैं, अगले पेज में उम्र सीमा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अभी देखो आप, उम्र सीमा में लिखा गया 1/8/2025, मतलब कि 1 अगस्त 2025 के आधार पर किया जाएगा आपका उम्र में, और अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2022 को सरकार को निर्धारित उम्र सीमा को तैयारित करते हैं तो निर्धारित के अनुसार 23/1/2006 के आलोक के लिए पात्र होंगे, ठीक है। 6 से पहले वाले होंगे, 6 के बाद वाले नहीं होंगे। इस प्रकार अगर देखें तो यूआर के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है सभी कोटियों के लिए, तो यूआर के लिए अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष, ओबीसी बीसी के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, SC/ST को जो है 42 वर्ष, और दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो है 10% की अधिकतम छूट दी जाएगी, ऐसा इन्होंने मेंशन कर दिया है पहले से ही, ठीक है। यहाँ पर बात माना गया है समतुल्य प्रमाण पत्र जन्म तिथि की मानी जाएगी। समतुल्य प्रमाण पत्र मतलब क्या, ये मैट्रिकुलेशन है ना, इसका जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वही डेट ऑफ बर्थ को वो ऑफिशियल मान के उसके ऊपर ही वो आपका जो एज एलिजिबिलिटी है उसको निर्धारित करेंगे, ठीक है। बाकी छूट के बारे में तो सबको पता है, वो ये डिटेल्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे सबसे मेन मुद्दा के बारे में, जो है एग्जाम्स की प्रकृति। तो परीक्षा की प्रकृति जो है आपको पता है, सबसे पहले कर्मचारी चयन आयोग की जो परीक्षा लेगी वो 2010 के जो नोटिफिकेशन अमेंडमेंट था उसमें बताया गया है, उसके अनुसार है कि 40,000 से पहले तो अधिक होने चाहिए आवेदन, तो वो तो ईजिली हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि लोग ही बैठे पड़े हैं अभी, 5 लाख 10 लाख लोग ऐसे ही बैठे हैं, और वैकेंसीज तो बहुत कम आई हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा में 1 चरणों में आयोजित की जाएगी। अब 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है, ऐसा इन्होंने पहले ही लिख दिया है, ठीक है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण को अपनाते हुए की जाएगी। तो अब देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ पहले से ही मेंशन है भाई, परिणाम सामान्यीकरण। इस चीज़ को आप अगर समझ रहे होंगे तो आपको क्लियरली मैं बता दूँ, इसका सीधा साधा अर्थ है भाई, परिणाम सामान्यीकरण मतलब होता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइजेशन के संदर्भ में ऐसा कहा गया है। तो अगर सीधी सी बात है कि अगर 1 से अधिक में आपका होता है एग्जाम, तो नॉर्मलाइजेशन करना स्वाभाविक है। तो
थोड़ा सा ये नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसा हो तो एक शिफ्ट में पूरे बिहार में एग्जाम लिया जा सकता था, लेकिन हो सकता है कि पॉसिबल ना हो, बहुत अधिक स्टूडेंट्स हो, तो वो नॉर्मलाइजेशन को अपनाएंगे यहाँ पर ये तरीका। ठीक है, अब आगे देखिए, मेंस के लिए वो 5 गुना कैंडिडेट जो CBT 1 को क्वालिफाई करेंगे उनसे उठाया जाएगा मेंस में बिठाने के लिए उन्हें। ठीक है, और जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले को पहले मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगी, तो ये बेसिक चीज़ है, इसको पता है। उसके साथ साथ अभ्यर्थी के नाम पर अगर जन्म तिथि सेम है तो वहाँ पर, और मार्क्स भी सेम है, तो वहाँ पर उनका जो अभ्यर्थी का अंग्रेजी वर्णमाला है अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिखा जाएगा। अगर आप A हैं तो पहले आपको दिया जाएगा, अगर आप Z हैं तो बाद में आपको मिलेगी। ठीक है, मतलब कि एक सीट है, अगर आप आकाश और पलाश, तो आकाश क्वालिफाई होगा, पलाश नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं वहाँ पर। ठीक है भाई, अब बात करें आगे एग्ज़ाम्स की, तो पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा में जो है ये सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, और आपको पता ही है 150 पेपर में 150 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चंस का वैल्यू जो है वो 4 अंक का होता है, और टाइम जो है वो कुल आपको 2 घंटे 15 मिनट की दी जाती है। ठीक है, 135 मिनट्स की दी जाती है। सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस रहेंगे, सामान्य विज्ञान और गणित के क्वेश्चन रहेंगे, और GK GS के क्वेश्चंस रहेंगे। इसके साथ साथ मानसिक क्षमता जांच मतलब होता है रीजनिंग। ठीक है, ये रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। भाषा का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी होगा, आप दोनों में से कोई भी भाषा में पेपर दे सकते हो। ठीक है, अगर कुछ हिंदी में गड़बड़ी होती है तो जो वैलिड होगा वो इंग्लिश के ही क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब इसमें एक ऑफर दिया जाता है बिहार सचिवालय सहायक के जो BRSSC हैं उसके द्वारा, कि आप जो है अपने साथ 3 पुस्तक लेके जा सकते हो खंड के लिए। इसमें कोई GK के लिए आप पुस्तक ले लो, गणित के लिए लो, या फिर साइंस के लिए ले लो, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई टेक्स्ट बुक NCERT BSEB ICSE ही लेके जाना है, ना कि आप लुसेंट और या फिर परमार सर का कोई बुक उठा के लेके चले जाओ। कोई भी गाइड वाइड ये सब कुछ भी नहीं लेके जाना है। ठीक है, कुछ भी नहीं, बस इनके टेक्स्ट बुक होने चाहिए। अब ये टेक्स्ट बुक लेके जाना और ना लेके जाना कोई बात बराबर होता नहीं, क्योंकि वहाँ पर टाइम इतना नहीं होता कि आप बैठ के वहाँ टेक्स्ट बुक पढ़ने लगे, क्वेश्चन ढूंढने लगे। ठीक है, और जरूरी नहीं कि आप जो टेक्स्ट बुक लेके गए हो क्वेश्चन उसमें से पूछा ही गया हो। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। समझ में आ रहा बात? अब बात करेंगे सिलेबस की, तो पहले उन्होंने सामान्य अध्ययन में सीधा सीधा लिख दिया है, आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। मतलब कि अभी वर्तमान में जो भी आसपास की चीज़ें हैं वो वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं, सूक्ष्मावलोकन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो सीधा सीधा इसका करंट से ही रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद भारत एवं इसके पड़ोसी देशों के बारे में पूछे जा सकते हैं बढ़िया तरीके से, किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ समसामयिक, मतलब स्पेशली करंट अफेयर्स के लिए, तो वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं, तो ये करंट अफेयर्स के आपके मेंशन कर दिए गए हैं। अब बात करें भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में, तो पूछा गया है पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि और सामाजिक जो कि भूगोल के अंदर आता है, भारत का संविधान, पॉलिटी एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास। सामुदायिक विकास से फिर इकोनॉमिक्स सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको पंचायत योजना भी दिखाया गया है। और राष्ट्रीय आंदोलन जो है यहाँ पर देख सकते हो आप, राष्ट्रीय आंदोलन के समय बिहार का योगदान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम बात करें आगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सामान्य विज्ञान एवं गणित, तो इसमें देखिए मैट्रिक स्तर लिखा गया है, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, इसके साथ साथ भूगोल, तो भूगोल के अंदर यह पर्यावरण को रिलेट करता है, ना कि इंडियन ज्योग्राफी या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी को। ठीक है, ये एक्चुअल में इकोलॉजी को, इन्वायरमेंट, पर्यावरण से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं उसके लिए यहाँ मेंशन किया गया है। अब हम अगर बात करें आपके गणित की, ठीक है, तो गणित में इन्होंने लिखा है, देखो, संख्याओं का विलंकन, दशमलव, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, ये सब। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से आप कवर कर सकते हो। मैथ्स में कोई इस तरीके का ज़्यादा टफ सब्जेक्ट को नहीं पूछा जाता है, और ना ही कोई इसी तरीके का एडवांस को मेंशन किया गया है यहाँ पर। ठीक है मेरे भाई, अब बात चलेगा अगले जो भी पेपर है, मानसिक क्षमता जांच, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में उन्होंने दिखा दिया है एनालॉजी, ठीक है, समानता भिन्नता जिसको बोलते हैं इक्वलिटी और इक्वलिटी, स्थान कल्पना, मतलब कि सीटिंग अरेंजमेंट कह सकते हो, या फिर पजल्स। स्थान कल्पना के अंदर 2-4 टाइप पूछ लेते हैं, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, ये सभी।
ठीक है। समस्या समाधान में कुछ भी पूछ सकते हैं वो समस्या, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, अंकगणितीय तर्क शक्ति, गणितीय संख्या, कूटलेखन, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग एनालिसिस। अब हम अगला बात करेंगे तो मेंस में जो है 2 पत्र होते हैं, आपको पता है। एक हिंदी हमें पास करना होता है जिसमें 30% अंक लाना होता है। अगर 30% अंक नहीं लाते हो तो आप भले ही अगले पेपर जो मेरिट वाला पेपर है उसमें आप 150 में 150 लेकर आ जाओ, आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो मूल्यांकित किया जाएगा तभी जब आप 30% से पास हो जाओगे। तो ये आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित एवं जांच, सेम सिलेबस है, कुछ भी इसमें अंतर नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो अनारक्षित वर्ग के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, अति पिछड़ा के लिए 34% है, SC ST के लिए 32% है, महिला के लिए 32% है और दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32% है, ठीक है। परीक्षा शुल्क जो आप भरोगे फॉर्म, सामान्य वर्ग OBC और EBC 540, SC ST अगर बिहार के निवासी हैं तो 135, सभी वर्ग के दिव्यांग अगर जो है अनुसूचित जाति जनजाति के समान तो 135 रुपये, महिलाओं को भी 135 रुपये। बिहार राज्य से अब बिलोंग नहीं करते हैं, किसी भी अन्य राज्य से हैं तो आप UR में काउंट होते हैं तो आपको फिर से 540 रुपये ही भरना पड़ेगा, ठीक है। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण को समझ में आ ही गया होगा। बिहार सरकार के अनुसार जो प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार है, उसमें अगर आप बिलोंग करते हो जो भी कास्ट से तो उसके अनुसार आपको जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, मूल निवास का डोमिसाइल प्रमाण पत्र अवश्य दिखाना होगा, तभी आप आरक्षण क्लेम कर सकते हो। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। अब ध्यान रखना, अगर आप पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा हो तो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर मतलब रहित मतलब नॉन क्रीमी लेयर परीक्षा के आवेदन भरने के समय अपलोड करना अनिवार्य होगा, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अगर स्थायी अधिवास अंचल सरकार के पदाधिकारी के निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र और अस्थायी जो आपका आवासीय है, निर्गत स्थायी आवासीय, उसके लिए मान्य होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और दिया गया है, आरक्षण का दावा करने वाली जो महिलाएं हैं, विवाहित महिलाएं हैं, उनकी जो जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के एवं प्रवर्त के निर्गत होना चाहिए। मतलब कि आपका शादी अगर हो गया है तो आप जो क्लेम करोगे ना वो आपके पिताजी के, मतलब आपका जो पहले का घर है उसके अनुसार होना चाहिए, ना कि आपके ससुराल के अनुसार। यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है, ठीक है। संबंधी प्रमाण पत्र आएगा आयोग कार्यालय से और प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा मेरे भाई, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेना कि आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार जो हैं पश्चात आरक्षण का कोटि का अंकन अगर कॉलम में भरेंगे तो भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य है उनका जो ये कार्ड होता है, मतलब कि जो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। इसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। अगर आप मान लेते हैं कि आप BC कैटेगरी का अभ्यर्थी हैं और EBC अंकित करते हैं तो आपको मतलब नहीं मान्य किया जाएगा। जैसे मैं रेलवे में बताता हूँ कि मैं युवा हूँ लेकिन मैं गलती से OBC भर दिया था, लेकिन बाद में वहाँ पे एफिडेविट वगैरह लगाने के बाद उन्होंने मान लिया था और UR में कैटेगरी में मेरे को शामिल कर लिया था। तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर मैंने बता दिया, यहाँ पर क्लियरली मेंशन भी कर रखा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखे हैं EBC अंकित करते हैं, प्रमाण पत्र संविदा के दौरान BC कोटि के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें अनुचित कोटि में रखा जाएगा, ठीक है। अनुचित कोटि मतलब आपको कोई भी कास्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आपको UR से कनेक्ट किया जाएगा और UR के कट ऑफ को क्वालिफाई करते हो तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये दिव्यांग से रिलेटेड है, इसको भी पढ़ लेना। इसमें इतना डिटेल बताऊंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी मैंने लंबा वीडियो बना दिया है। बाकी जो है फॉर्म भरने के लिए आपके पास ऑनलाइन प्रारंभ की तिथि 18 अगस्त से 17/9 तक लास्ट डेट है और जो ऑनलाइन आवेदन भरने की लास्ट डेट है वो 19 तारीख तक है, ठीक है। क्या क्या चाहिए आपको, तो पहले तो मैट्रिक का अंक का मूल प्रमाण पत्र और अंक, स्नातक का मूल संबंधित प्रमाण पत्र और अंक, अगर आपने वो डाटा कर रखा है ITI BSc BSc तो उसका मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्थानीय निवास और आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो भी है आपके पास, EWS या फिर OBC ST जिनका भी है, ठीक है। जो फ्रीडम फाइटर है उनका अलग प्रमाण पत्र, दिव्यांग का अलग होना चाहिए, और अगर आप उम्र छूट अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए भी प्रमाण पत्र आपका आवश्यक है, ठीक है। इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है, बाकी जानकारी के लिए जब हम फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने की जो भी तरीका है उसको हम शेयर कर देंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और आगे फिर वीडियो आता रहेगा कि तैयारी कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है और कितने महीने में आप अच्छे से सिलेबस कवर कर सकते हो। सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए बढ़िया वीडियो डिटेल वीडियो बनाई जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।